हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी बेहतर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों से, उन विद्यार्थियों से माफ़ी चाहूँगा जो मुझसे पहले से जुड़े थे, क्योंकि मैं बीच में बहुत दिनों तक इस चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब मेरा विश्वास मानिए, अब लगातार यदि आप क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट हैं तो अब लगातार आपके लिए इसमें वीडियो डाला जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और भी आपके आसपास जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर भी करें। तो आज मैं क्लास 9 की NCERT गणित की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उसको मैं एक एक क्वेश्चन, उसके एक एक प्रश्न में कराऊंगा। तो इससे पहले कि चैप्टर शुरू करूं, कुछ बातें आप समझ लीजिए। जैसे अगर आपको किसी भी प्रश्न में, किसी भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिख दें उस प्रश्न को, ताकि मैं अगले वीडियोस में उन प्रश्नों को डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप वो विषय, वो सब्जेक्ट्स भी लिख दें जिन मैथ्स के अलावा जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, खासकर बिहार बोर्ड से हैं, तो आप प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ें, आप देखें, आप समझें चीज़ों को। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसको आप सीखने का प्रयास करें। तो चलिए, आज मैं गणित की क्लास 9 की NCERT शुरू कर रहा हूँ। ये है क्लास 9 की गणित NCERT की। ये अब समझिएगा, ये जो गणित बुक है ना, ये जो गणित की किताब है, इसमें एक तो होता है चैप्टर। तो ये पुरानी किताब है, इसमें 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं, 15 अध्याय। एक होता है चैप्टर, इसको हिंदी में अध्याय बोल सकते हैं। जैसे NCERT में जो क्लास 9 है उसमें पहला जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति, जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इन चैप्टर्स के अंदर, जैसे एक चैप्टर है उसके अंदर कुछ प्रश्नावली होते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ प्रश्नावली होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एक एक प्रश्नावली का, जो चैप्टर के अंदर प्रश्नावली है, एक्सरसाइजेस है, उनका हम लोग सबसे पहले परिचय जानेंगे। इन प्रश्नावली का परिचय जानेंगे, यानी इनके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनमें एक मोटा मोटी समझ डेवलप करेंगे, समझ विकसित करेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से पहले समझेंगे। ध्यान दीजिएगा पढ़ने का तरीका क्या होगा। अब इन प्रश्नावली को मैं समझाऊंगा अच्छे से इसमें। उसके बाद इसमें कुछ उदाहरण दिए होते हैं, जो भी हम सब समझेंगे उससे कुछ उदाहरण करेंगे, कुछ उदाहरण हल करेंगे। और फिर आपको खुद से जो भी मैं प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा उन पे आपको प्रश्नावली हल करना है, उनको समझ के वो खुद से करना है। जितना समय लगे आपको प्रश्नावली पहले सॉल्व करना है। फिर अगर आपसे कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो फिर मैं प्रश्नावली के भी अलग से वीडियोस डाल दिया करूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये हम लोगों ने समझा। चलिए, तो अब शुरू करते हैं। तो आइए, क्लास 9 का आज पहला चैप्टर संख्या पद्धति शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमको, आपने अब तक क्लास 1 से क्लास 8 तक जो भी संख्याएं पढ़ी उनका एक हम लोग माइंड मैप तैयार करेंगे। आपकी नजर से आज तक जितना संख्याएं गुजरा है ना, उनका एक प्रॉपर, अच्छे तरीके से, सरल तरीके से माइंड मैप तैयार करेंगे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा दिनों तक वो संख्याएं याद रहें। तो चलिए, तो चैप्टर नंबर 1, इसका जो पहला प्रश्नावली है उसका आज हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो प्रश्नावली
1.1, इसका परिचय हम लोगों को जानना है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, कौन सी संख्या पढ़नी है? तो इसमें हम लोगों को परिमेय संख्या पढ़ना है, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या जानने से पहले हम कुछ संख्याओं को जान लेते हैं। जैसे पहली संख्या है गिनती की संख्या, जिससे हम लोग चीजों को गिनते हैं, वस्तुओं को गिनते हैं। किसी कोई वस्तु है मेरे सामने, उसको गिनना है, तो कहां से गिनती शुरू करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5। तो ये जो संख्या है इनको कहते हैं गिनती की संख्या है। इसी को हम प्राकृत संख्या भी कह देते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसे कहेंगे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें कीवर्ड्स हैं, वैसे तो ये पूरा हिंदी माध्यम में रहेगा, लेकिन जो भी कीवर्ड्स हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं, वो मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। तो आप अगर इंग्लिश माध्यम से भी हैं और आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आप इससे तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो नेचुरल नंबर, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो 1 2 3 4, कहां तक? अनंत तक, जहां तक जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक। तो ये जो हमें संख्याओं का संग्रह मिला, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। और इन संग्रह को हम n लेटर से दिखाएंगे, n अक्षर से दिखाएंगे। n माने नेचुरल नंबर। चलिए अगला, अगला जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। प्रॉपर आप इसे नोट भी करते जाएंगे, तभी चीजें समझ में आएगा। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसे कहेंगे होल नंबर, WHOLE, होल, होल नंबर्स। अब ध्यान दीजिएगा, होल नंबर्स कोई अलग से नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है प्राकृत संख्या से पूरी तरह से भिन्न है। संख्याओं का क्या है, ये क्रमिक विकास हुआ है ना? यानी कुछ संख्या पहले खोजा गया, फिर उसमें नई नई संख्याएं जुड़ती गई, तो हमारा संख्याओं का संग्रह बड़ा होता गया, है ना? तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर्स में, है ना? तो देखिए, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 को बोलते हैं पूर्ण संख्या। अगर इन्हीं प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 1 2 3 4 5 कहां तक? ये अनंत तक। अगर इसी में मैं शून्य को जोड़ दूं इसी संग्रह में, तो ये जो हमको संग्रह मिला, ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहलाएगा। ये पूर्ण संख्याओं का संग्रह, इसे हम लोग लेटर W से दिखाएंगे। इसके बाद अगली जो संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, समझते हैं इसको। आपने 1 2 3 4 संख्या तो पहले भी देखा है, शून्य को भी पहले देखा है। अब एक और तरह की संख्या आपने पहले देखा है, 1 2 3 कहां तक? अनंत तक। अगर इसी में हम नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्याओं को अगर जोड़ दें इसी संग्रह में, तो ये जो हमारा संग्रह तैयार होगा, ये पूर्णांकों -1 -2 -3 ऐसे करके कहां तक? अनंत तक। तो ये जो संग्रह मिला, ये किसका संग्रह मिला? ये जो संग्रह मिला हमें, वो पूर्णांकों का संग्रह मिला। पूर्णांकों के संग्रह को Z लेटर से दिखाते हैं। अब यहां तो I है, तो Z से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि I से अपरिमेय संख्या, आगे हम लोग अगले प्रश्नावली में पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, उसको दिखाते हैं, इसीलिए पूर्णांक को Z से दिखा देते हैं जनरली। अब Z का अर्थ होता है, Z से ज़ेहलीन एक वर्ड है, ज़ेहलीन। ज़ेहलीन एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है गिनना, तो वहीं से ये लेटर आया है Z। ठीक, अब ध्यान दें, पूर्णांक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अच्छा देखिए, पूर्णांकों के संग्रह में प्राकृत संख्या भी आ जाता है, पूर्णांकों के संग्रह में पूर्ण संख्या भी आ जाता है? और इसमें जितने नेगेटिव नंबर्स हैं, जितने ऋणात्मक संख्या हैं, वो भी आ जाते हैं।
तो पूर्णांकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इधर का 1 2 3 4 ये जो हो गए, इनको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। इनको क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स कह देते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक यानी प्लस, इसके आगे कौन सा साइन होता है? प्लस का साइन होता है, जोड़ का साइन होता है, धन का साइन होता है ना, तो इसीलिए इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। अच्छा, जितने धनात्मक पूर्णांक हैं आप ध्यान से देखिए तो वो क्या है? वो प्राकृत संख्या ही है। ठीक है, अब आते हैं शून्य से पहले जितने नंबर्स हो गए इनको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये जो बीच में बच गया शून्य, इसे हम लोग इसी के नाम से बोल देते हैं शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या है। पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्या में ही हम शून्य को ऐड कर दें तो वो जो संग्रह मिलेगा वो पूर्ण संख्या का संग्रह होगा। पूर्णांक, पूर्णांक में अगर पूर्ण संख्या के संग्रह में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को, ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर जोड़ दें तो जो हमें संग्रह प्राप्त होगा वो पूर्णांकों का संग्रह होगा। पूर्णांक को 3 भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का चिन्ह प्लस होगा, ऋणात्मक पूर्णांक का चिन्ह माइनस होगा और शून्य पूर्णांक का कोई चिन्ह नहीं होगा। चलिए आगे। अब आप ध्यान से देखें, पूर्णांक के भीतर ही प्राकृत और पूर्ण संख्या आ जाता है। तो अभी तक हमने अगर इसको कंक्लूड करें तो अभी तक हमने एक ही संख्या पढ़ा है, वो है पूर्णांक। पूर्णांक है, पूर्णांक के भीतर ही आ जाता है प्राकृत संख्या भी और पूर्ण संख्या भी। अब इससे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। ध्यान से सुनिएगा और हां या ना में जवाब दीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि सभी प्राकृत संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी। मैं कहूं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या भी हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। शून्य जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का संग्रह बड़ा है, प्राकृत संख्याओं का संग्रह छोटा है। अब अगर मैं सवाल करूं सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक, ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण संख्या भी होते हैं, तो जवाब क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। कुछ ही पूर्णांक यानी जो धनात्मक पूर्णांक है और शून्य पूर्णांक है, इनको अगर मिला दें तभी पूर्ण संख्या होगा। बाकी जितने ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, मैं कहूं सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, तो बिल्कुल सही, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक भी होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल सही, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आपको आगे एग्जाम्पल में हल करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया हो। तो अभी तक 3 तरह की संख्याएं हमने सीखी। अगला, अब जो चौथी संख्या है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। भिन्नात्मक संख्याएं, इंग्लिश में इसे बोल देंगे फ्रैक्शंस या फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम बटे में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये जनरली पूर्णांक किसको बताता है? पूरी चीजों को बताता है। कोई चीज पूरा है, जैसे एक वस्तु पूरा है, दो माने दो पूरा वस्तु है। लेकिन भिन्नात्मक संख्या जो होते हैं वो टुकड़ों को बताते हैं। ठीक, ये आपने बचपन में क्लास 3, 4 में, 5 में पढ़ा होगा। चलिए, तो मैं भिन्नात्मक संख्याओं का कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1/2, 1/2, 7/8,
10/3, 1/6, ऐसे कई संख्याएं हो सकती हैं, है ना, इत्यादि इत्यादि। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, भिन्नात्मक संख्याओं को मैंने दो भागों में बांटा है। भिन्नात्मक संख्याओं को दो भागों में हम बांट सकते हैं, कैसे अभी देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये भिन्नात्मक संख्याएं जो हैं, इसका हम लोगों को अभी दशमलव प्रसार निकालना है। जैसे 1/2 है, उसके बाद 7/8 है, 10/3 है, 1/6। अब भिन्न को आपको पता है हम लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं। अगर हम 1 को 2 से भाग लगा दें तो दशमलव में आंसर आएगा मेरा। तो चलिए हम लोग इसको दशमलव में लिखते हैं। तो 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, तो चलिए भाग लगाते हैं 2 से 1 को। तो 2×5 = 10, ये पूरा कट गया, कट के 0 आ गया, है ना, रिमाइंडर। तो शेषफल हमारा 0 आ गया, तो ये हमारा पॉइंट में आया 0.5। तो देखिए भिन्न को हमने किस रूप में लिख दिया, दशमलव में। अब आते हैं 7/8 को लिखते हैं। चलिए फिर से 8 से भाग लगाते हैं 7 को, क्या होगा 0. ये दशमलव शून्य हो जाएगा, 8 64, 6, फिर एक 0 आएगा, 8 7 56। अब इसमें घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर 0, 8 5 40। ये हमारा शेषफल 0 आ गया। तो क्या आया, इसको अगर हमने दशमलव में बदल दिया तो ये आया 0.875। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 10/3 को। तो 3 से हम भाग लगाते हैं 10 को, 3 से भाग देते हैं 10 को। अब देखिए ध्यान से, 3 तिहाई 9, 10 में 9 गया, 1 पॉइंट दिया हमने, ये 0 आया, 3 तिया 9, फिर से 1, फिर पॉइंट के बदले 0, 3 तिया 9। आप देख सकते हैं, फिर 0, 3 तिया 9। तो ये लगातार शेषफल में क्या आता रहेगा, 1 1 1 1 आता रहेगा। ये कभी कटेगा नहीं, इसमें कभी 0 नहीं आएगा शेष में। तो ये हमारा जो दशमलव के बाद जो अंक है, ये लगातार चलता रहेगा, 3.333। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इधर वाले नंबर्स में ये पॉइंट के बाद संख्या खत्म हो जा रहा है, पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो खत्म हो जा रहे हैं। यहां पे खत्म नहीं हो रहा है, ये लगातार चल रहे हैं, 3 3 3 3, ये लगातार आता ही रहेगा। अब देखते हैं और एक एग्जांपल, 1/6 को। चलिए 6 से भाग देते हैं 1 को, तो 0.0, 6 का 6 4, अब फिर 0 आया, 6 6 36, फिर 4, फिर 0, 6 6 36, फिर 4। तो आप देख सकते हैं यहां भी शेषफल में 0 नहीं आएगा, ये लगातार चलता रहेगा। तो ये 6 6 6 6 लगातार चलता रहेगा, है ना। तो इसका जो दशमलव में आया वो 1.666 है। तो आप इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं, इन दोनों में अंतर आप साफ देख सकते हैं, इधर वाले एग्जाम भिन्न में और इधर वाले भिन्न में क्या अंतर है। तो इधर वाले जो भिन्न की संख्याएं हैं वो दशमलव के बाद पूरा कट जाता है, उसका रिमाइंडर यानी शेषफल में 0 आ जाता है। ये इसमें भी कट जाता है, देखिए। लेकिन ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये दोनों जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, इनको अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं कटते हैं। तो अब भिन्नात्मक संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिसका दशमलव प्रसार, ध्यान से समझिएगा, एक जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, शांत यानी ये पूरा तरह से कट गया ना, ये पूरी तरह से क्या हुआ, आगे जाके इसके रिमाइंडर में शेषफल में 0 आ गया।
तो ये पूरी तरह से शांत हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं समझने के लिए। अब यहां पे देखते हैं, दूसरा वैसा भिन्नात्मक संख्या होगा जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत, यानी ये कठिन नहीं रहा है, लगातार इसके बाद अंक जो है वो आ ही रहे हैं पॉइंट के बाद, तो इसको अशांत। और साथ में आप देखेंगे तो ये रिपीट कर रहा है, एक ही अंक रिपीट कर रहा है, जैसे इसमें 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, इसमें 6 6 रिपीट कर रहा है ना, यानी उसकी आवृत्ति हो रही है। रिपीटेशन को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, पुनरावृत्ति। इसको हम बोल सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो हमने टोटल कितने तरह की संख्याओं को जाना, पहला प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, इन तीनों को हम पूर्णांक में ही समेट सकते हैं। अगली जो संख्या है वो है भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक संख्याओं को भी हमने दो पार्ट में बांटा, एक जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दूसरा जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट कीजिए, खुद के तरीके से खुद का नोट्स बनाइए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, अभी हमने 4 तरह की संख्याओं को जाना, अगर बोले तो 5 तरह के। पहला प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। फिर भिन्नात्मक संख्या को हमने 2 भागों में बांटा, शांत, एक जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है और दूसरा जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। एकदम माइंड में आपको प्रॉपर मैप बनाते चलना है। मैं पहले ही बता देता हूं, हो सकता है ये जो मेरी वीडियोस है वो लंबी हो, लेकिन आप फिर भी आप थोड़ा धैर्य के साथ आप देखें तो आप देखेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी जो समझ है वो अच्छी हो जाएगी। तो पहला प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर ये तीनों आ जाते हैं। फिर भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या को 2 भागों में, एक जिसका दशमलव प्रसार शांत है और दूसरा जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अब आगे जो हम लोग संख्या को देखेंगे वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। इसको चाहे तो आप 5 नंबर दे सकते हैं, रेशनल नंबर। और इस प्रश्नावली में हमको मुख्यतः परिमेय संख्याएं के ही बारे में जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या, तो आपको 3 चीजें इसमें याद रखना है, एकदम गिन के 3 चीजें परिमेय संख्या में। पहला, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q, P और Q का मतलब क्या है, P और Q का कोई विशेष मतलब नहीं है, वहां आप A/B दे दीजिए। बस ये हमें याद रखना है कि अंश और हर में यानी बटे में लिखा जा सकता है किसी भी संख्या को। तो वे संख्याएं जिसे बटे में लिखा जा सकता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन साथ में और 2 कंडीशन है, इसमें 2 चीजें और याद रखना है। जहां P और Q क्या होना चाहिए, P और Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में हम लोगों ने पहले ही जानकारी ले ली है। तो P और Q कोई पूर्णांक हो, और दूसरी बात, जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q यानी हर में, इसे अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं, तो हर में कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातों को आपको बताना है अगर आपको परिमेय संख्या की परिभाषा बतानी है। तो क्या बोलना है कि परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिसे हम बट्टे में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है।
जहां p और q कोई पूर्णांक होगा तथा q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। बस ये है परिमेय संख्या का डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण जैसे जैसे मैं बोलूं 2/5, 2/5 क्या ये परिमेय संख्या है? आप बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल है, 2/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 और 5 ये p/q के रूप में लिखा गया है ना, p/q। दूसरी बात, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो 2 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, सही है। और q शून्य नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 5 है, 0 तो नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं कहूं -5/2, बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो फिर से आप कहेंगे बिल्कुल है, इसे p/q के रूप में लिखा जा रहा है ना, लिखा गया है। साथ में p और q दोनों पूर्णांक है, देखिए -5 भी पूर्णांक है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक के अंतर्गत आता है, और 2 भी पूर्णांक है, और नीचे शून्य भी नहीं है, तो तीनों चीजें आपको चेक करना है परिमेय संख्या में। अगर मैं कहूं 2/0, बताइए ये परिमेय संख्या है क्या? तो आप कहेंगे देखते हैं, ये p/q के रूप में तो लिखा गया है, ठीक है। साथ में ऊपर और नीचे पूर्णांक भी है, पूर्णांक, और q शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, यहां पे तो शून्य है ना? तो ये हमारा पूर्णांक, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं 0/5, बताइए ये परिमेय संख्या है क्या? तो फिर चेक करते हैं, p/q के रूप में लिखा गया है। उसके बाद p और q दोनों पूर्णांक है, शून्य भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, और नीचे शून्य भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऐसे जितने नंबर्स हैं वो परिमेय संख्या होंगे। तो परिमेय संख्या भी आपने समझ लिया। अब जरा फिर से पीछे चलते हैं। पीछे हमने कौन कौन सा संख्या पढ़ा है? पहला प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, और फिर भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं, एक जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और दूसरा जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने पीछे कुछ संख्याएं पढ़ी हैं, क्या ये सब भी परिमेय संख्या है क्या? तो प्राकृत संख्या कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब देख लीजिए, चेक करिए, क्या हम 1 2 3 4 5 को, यानी प्राकृत संख्याओं को, क्या हम परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हैं? यानी हम इसे p/q, जैसे 1 लें, तो 1 को क्या हम 1/1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखिए p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा, ऊपर नीचे क्या है? p और q पूर्णांक है, और नीचे शून्य भी नहीं है, इसे भी देखिए हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, और भी कई तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? शून्य, बाकी तो प्राकृत संख्या ही है, तो शून्य को क्या हम बटे में लिख सकते हैं? बिल्कुल, अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया है, शून्य को हम 0 कुछ भी लिख सकते हैं, 0 आप 2 लिख लीजिए, 0/5 लिख लीजिए ना, तो ये सब शून्य के बराबर होगा, ठीक है, ये सब बराबर होगा किसके? शून्य के। तो इसे भी, यानी शून्य भी जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। यानी जितने प्राकृत संख्या है वो भी परिमेय संख्या में आते हैं, जितने पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय संख्या में आते हैं, जितने पूर्णांक है। अब पूर्णांक को चेक करते हैं, पूर्णांक में क्या माइनस वाले नंबर्स आते हैं, है ना, नेगेटिव नंबर्स, तो जैसे -5। अब -5 को क्या -5/1 नहीं लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है, ये -5 को -5/1 भी लिखा जा सकता है। तो हम बोलेंगे कि जितने पूर्णांक हैं वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो जितने प्राकृत संख्या है वो भी परिमेय संख्या है, जितने पूर्ण है वो भी परिमेय संख्या है, जितने पूर्णांक है वो भी परिमेय संख्या है। भिन्नात्मक संख्याओं को देखते हैं, तो इसमें भिन्न यानी जो हमने एग्जांपल लिया था 1/2, 2/8,
और जितने भी एग्जाम्पल थे आपके 1/6, 10/3, ये सब क्या है? ये सब भिन्नात्मक संख्या है ना। और आप देखिए ये परिमेय संख्या की परिभाषा में भी ये आ रहे हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 p/q के रूप में तो है। दूसरा p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो देखिए 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और q शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे इसमें शून्य भी नहीं है। इससे क्या निकला? इससे एक बात निकला कि जितने प्राकृत संख्या अभी तक हमने जो भी संख्याएं पढ़ी वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या पढ़ा है? परिमेय संख्या है। तो आप इसको ध्यान से समझें। तो जितने भी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हैं और भिन्नात्मक संख्याएं, चाहे वो शांत दशमलव प्रसार है चाहे अशांत आवर्ती हो, ये क्या है? ये सभी क्या है? ये सभी परिमेय संख्या हैं। ये सभी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को ध्यान दीजिएगा, क्यू लेटर से दिखाते हैं, क्यू। ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा समेट लेते हैं। अभी तक हमने जो संख्या पढ़ा, पहला प्राकृत संख्याओं का संग्रह, पूर्ण, पूर्णांक, फिर भिन्नात्मक संख्याओं में शांत, अशांत आवर्ती। तो इन तीनों को मिला के ये हमने क्या बताया? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक को हम अगर एक साथ बोलना चाहें तो इसे हम पूर्णांक ही कह सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। और शांत और अशांत आवर्ती को अगर हम बताना चाहें तो इसे हम भिन्नात्मक संख्याएं बोल सकते हैं, भिन्नात्मक संख्या। ठीक है, तो अब इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकला? जितने भी पूर्णांक हैं और जितने भी भिन्नात्मक संख्याएं हैं, इनको अगर मिला दे, इनके संग्रह को अगर एक साथ कर दे, तो जो हमारा संग्रह तैयार होता है वो हमारा संग्रह तैयार होता है किसका? परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का। तो उम्मीद है आप सबों को समझ आया होगा बेहतर तरीके से। अगर एक बार में नहीं समझ आए तो आप दोबारा देखें, प्रॉपर इसका नोट्स तैयार करें। मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश की है और हम लोग धीरे धीरे चीजों को समझते जाएंगे। आज हमने परिमेय संख्या समझा, अब इस पे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, इस पे जो भी उदाहरण है, उनको हम लोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करें। तो आइए प्रश्नावली 1.1 से आज जो कुछ भी हमने सीखा उससे प्रश्नों को हल करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें 3 कथन दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। कारण भी बताएं, है ना? तो उसका कारण भी देना है, सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही कर लिया है, लेकिन फिर भी चलिए बनाते हैं इसको। प्रत्येक पूर्ण संख्या, ध्यान से समझना है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो क्या सत्य की असत्य? तो चलिए इसका हल करते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या में क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4। तो बोल रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये जितनी संख्या है अनंत, वो प्राकृत संख्या भी है। तो सही है क्या? नहीं, ये असत्य है, ये असत्य है, असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम यहां पे कारण में लिख सकते हैं असत्य है, क्योंकि 0, 1 पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक, ध्यान से समझना है, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक यानी जो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है,
तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो हमने इस पे बात पहले ही कर लिया है कि जितने भी पूर्णांक हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं, वो सभी परिमेय संख्या होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य। ये बात बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सत्य है, सत्य है। अब इस सत्यता को पुष्टि के लिए हम कुछ इसमें कारण दे देंगे। तो हम बात करें प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि हम पूर्णांकों को मान लीजिए कोई पूर्णांक है a, है ना, तो उसको हम a बटे 1 तो लिख ही सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए पूर्णांक है 2 3, है ना, -2, तो इसको हम बटे 1 में तो सबको लिख सकते हैं, ठीक है। 0, तो 0 को 0 बटे 1, 0 बटे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम a बटे 1 तो लिखा ही जा सकता है अगर कोई पूर्णांक a है। तो क्योंकि हम पूर्णांकों को a बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां a क्या है, कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक हो गया। अगला प्रश्न है, अगला जो कथन है वो है प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है ना। मैंने बात किया था कि परिमेय संख्या के अंदर कौन कौन सा संख्या आता है, पूर्णांकों का संग्रह और भिन्नात्मक संख्याओं का संग्रह। तो पूर्णांकों का संग्रह तो ठीक है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन परिमेय संख्या में भिन्नात्मक संख्या भी होती है, वो पूर्णांक नहीं होती। तो यहां पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है असत्य। ये जो बात है, ये जो कथन है, ये बिल्कुल असत्य है। इसमें हम कोई भी आप ले लीजिए, क्योंकि मान लीजिए मैंने ले लिया 5/8, तो 5/8 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। 5/8 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं है। 5/8 पूर्णांक तो नहीं है, परंतु पूर्णांक नहीं है। तो चलिए आप इसको नोट कर लें और फिर प्रश्नावली 1.1 को आप हल करने का प्रयास करें। प्रश्नावली 1.1 का ये पार्ट 1 है, इसमें आगे हम लोग और बातें करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। और क्लास को आप शेयर जरूर करें, जो भी आपके मित्र हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है, उनको आप शेयर करें। धन्यवाद। आज इतना ही रहने देते हैं।